तो चलिए फिर से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज के टॉपिक में हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं कि पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये हर एग्ज़ाम में हो सके तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं और जनरली ये 12th के लिए और कंपटीशन लेवल के लिए इम्पोर्टेंट था। तो मुझे लगा कि ये टॉपिक आपको डिस्कस करना चाहिए आपके साथ मुझे, और इसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आज तक शायद आप में से बहुत बच्चे नहीं जानते होंगे उसको मैं बता सकूं। तो ये टॉपिक एक्चुअली है एक बहुत ही सीरियस मैटर का या एक बहुत ही संवेदनशील मैटर का जो भारत और पाकिस्तान के बीच का मुद्दा रहा है। ये टॉपिक है कश्मीर विवाद का। अगर देखा जाए तो ये जो कश्मीर विवाद है ये आज का मुद्दा नहीं है। भारत जब से आज़ाद हुआ है तब से ये कश्मीर विवाद रहा, लेकिन इसके पास्ट हिस्ट्री को बहुत कोई नहीं बताते हैं आपको। तो आज हम लोग शुरू करेंगे कि इतिहास से किस तरह कश्मीर अस्तित्व में आया और कश्मीर के बनने के पीछे का क्या क्या कारण था। तो अगर पहले हम लोग अगर इसको एक स्टोरी के रूप में जाने तो स्टोरी में हम लोग कुछ चीज़ों को बहुत फैक्ट से जानेंगे, एक एक चीज़ को समझेंगे ताकि आपको सही चीज़ों का जानकारी मैं दे सकूं। सिंपली अगर बोला जाए तो कई जगहों पे ये माना गया है कि महाभारत और बोल सकते कई वेद पुराणों में भी कश्मीर का जिक्र है, लेकिन उस समय का जो कश्मीर था इसका ओरिजिनल नाम कश्मीर नहीं था। आप में से बहुत बच्चों को ये नाम नहीं पता होगा, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि कश्मीर का जो पुराना नाम था वो था सतीशर। ये एक सतीशर झील में बसा हुआ था। एक्चुअली कोई जगह था ही नहीं जहाँ इंसान बसता। तो कहा जाता है कि सतीशर नामक एक स्थान था कश्मीर का जो क्षेत्र है बारामूला घाटियों में, और ये पूरी तरह से पानी से जलमग्न था, या बोल सकते हैं कि ये पूरी तरह से एक झील में बना हुआ था। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़े महर्षि जिसका नाम महर्षि कश्यप था वो आए, और उनके आने के बाद उन्होंने ये अध्ययन किया कि अगर इस जगह पर मानव बस्तियों को बसाया जाएगा तो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा चेंजेस और बहुत ज़्यादा मानव सभ्यता के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया जाएगा इस जगह का। तो कहा जाता है कहानियों के हिसाब से, जो बोल सकते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है जिसको आप जानते होंगे, और किताब का नाम है राजतरंगिनी। और राजतरंगिनी को किसने लिखा है? कल्हण ने। तो कल्हण की किताब है राजतरंगिनी, जिसमें ये साफ बताया गया है कि ये जो सतीसर नामक स्थान था इसको जो महर्षि कश्यप थे उन्होंने बकायदा इसको तैयार करने के लिए इस जगह में जो पानी इकट्ठा था उस पानी को खाली किया, और खाली करने के लिए उन्होंने बोल सकते हैं कि बारामूला के पहाड़ियों को कई भागों में तोड़ा। जब उन्होंने बारामूला के पहाड़ियों को तोड़ा तो वहाँ से जितने भी जल था उस जल का निकास किया गया, और वहाँ के ज़मीन को सुखा करके वहाँ पर कश्मीर का या उस समय का जो नाम रखा गया था महर्षि कश्यप के द्वारा कश्मीर या कश्मीरू, इस नाम से इस जगह को बसाया गया। तो जब उन्होंने इस जगह को बसाया तो इस जगह को बसाने के दौरान उन्होंने कई ऐसे काम किए जहाँ मानव बस्तियाँ यहाँ विकास कर सकती थी। बाकायदा चूँकि ये ज़मीन बहुत पुराने समय से जो था उपजाऊ था, तो यहाँ पर आज भी आप सुनते होंगे कि केसर कश्मीर से ही ज़्यादा आता है, और जितने भी तरह के ड्राई फ्रूट्स हैं, सेब हैं, ये सब कश्मीर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। तो कहा जाता है कि कश्मीर में सबसे पहले केसर को उगाया गया था, और वो महर्षि कश्यप के द्वारा एक बोल सकते हैं कि प्राकृतिक या दैव चमत्कार के रूप में उगाया जाने वाला पहला प्लांट था या पहला पौधा था, जिसे बोल सकते हैं मानव के लिए आज भी या हमारे लिए आज भी ये बहुत फ़ायदेमंद रहता है। तो जब महर्षि कश्यप ने इस ज़मीन को बसाया, यहाँ पर मानव बस्तियों को बसने का या बसेरा तैयार करने का एक मौका दिया, तो कई विद्वान यहाँ आए, उन्होंने आके यहाँ जप किया, तप किया, और कई कठिन तपस्याओं से लोगों ने अपने मन की सिद्धि को प्राप्त किया। आप देख सकते हैं कि कुछ इसी तरह से, ये तो एक AI जनरेटेड है, लेकिन कुछ इसी तरह से बोल सकते हैं कि महर्षि कश्यप ने पहाड़ों को तोड़ा, और उन पहाड़ों को तोड़कर सतीसर जो वो झील था उस झील को सुखाया, और वहाँ पर कश्मीर का या कश्मीरू स्थान की क्या की स्थापना की। देखिए यूनानी लोग जो है कश्मीर को कई जगह पे कैस्पियन भी कहते हैं, तो इसका आप याद रखिएगा। अगर आपको कभी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाए कि यूनानी लोग कश्मीर को किस नाम से पुकारते थे, तो वो नाम था कैस्पियन। अब देखिए समय बीतता गया, और समय बीतने के बाद कहा जाता है कि यही वो ज़मीन था जहाँ पर सम्राट अशोक जो थे बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद इस जगह पर आए थे। और वो जब यहाँ आए तो महायान जो एक बोल सकते हैं वर्ग था,
क्योंकि आपको पता होगा कि बौद्ध धर्म एक समय आया जब दो भागों में बट गया, एक था हीनयान और दूसरा था महायान। तो इन्होंने महायान वर्ग का बहुत प्रचार प्रसार किया और कई कश्मीरी लोग जो थे, जो यहाँ के लोकल निवासी थे, उन्होंने बाकायदा बौद्ध धर्म को अपनाया और महायान वर्ग में शामिल हुए। कहा जाता है कि इसके बाद कई जगहों पर छोटे छोटे जो थे गौतम बुद्ध के स्तूपों को बनाया गया, छोटे छोटे जो आज अस्तित्व में नहीं है उनको स्थापित किया गया और कश्मीर में रहने वाले लोग जो हैं इसका अनुसरण किए। समय बीता और इसके बाद यहाँ पर शैव धर्म जो था वो अस्तित्व में आया। कई जगहों पर कई बातों को लिखा गया जहाँ बताया जाता है कि एक समय ऐसा भी आया जहाँ शैव धर्म जो था बहुत फला फूला। समय फिर बीता, आने वाले टाइम में जैसे जैसे समय बीतता गया कुछ नए नए बदलाव हुए। अब यहाँ पर नए नए राजाओं का बोल सकते हैं कि उदय हुआ। कुछ छोटे राजा, कुछ बड़े राजा, कुछ छोटे छोटे भागों में कश्मीर जो था अब राजाओं के हाथ में चला गया और यहाँ से शुरू होता है संघर्ष की कहानी। देखिए कश्मीर जो था चूँकि एक बहुत खूबसूरत स्थान था, एक खूबसूरत जगह था और बाकायदा इस जगह को, इसकी खूबसूरती को इसी की नज़र लग गई। माना जाता है कि कश्मीर में जो छोटे राजा और बड़े राजा थे इनके बीच काफ़ी संघर्ष होता था और यही संघर्ष के कारण ऐसा कई बार हुआ जहां पर राजाओं ने अपनी फ़ायदे के लिए कश्मीर की जनता का भी बोल सकते हैं बलि चढ़ा दिया। तो कई सारे ऐसे बोल सकते हैं लोग जो थे जो राजाओं के युद्ध से या राजाओं के आपसी संघर्ष से, उनके कलह से, कलेश से बहुत परेशान थे और इसीलिए जनता ने एक नई संप्रदाय या एक नए क्षेत्र में जाने का प्रयास किया। बोला जाता है कि मध्यकाल के दौरान मध्य एशिया से कुछ जो ये थे आपका जैसे इस्लाम धर्म के जो शांति प्रिय या बोल सकते हैं जो शांति फैलाने वाले दूत होते हैं, जिसको हम लोग जनरली बोलते हैं वैसे साधु जो सूफी रूप में रहते हैं। तो जो सूफी संत जो आए मध्य एशिया से, उन्होंने उस समय कश्मीर में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया। उनकी बातों, उनकी नीतियों और उनके जो वचन थे वो इतने ज़्यादा लुभावने थे या इतने ज़्यादा अच्छे थे कि कई लोगों ने उस समय इस्लाम धर्म को कबूल लिया और इस तरह से कश्मीर जो कभी बोल सकते हैं कि सनातनी धर्म, कभी बौद्ध धर्म का एक केंद्र था, अब वह धीरे धीरे इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने लगा। इस तरह से कश्मीर में बोला जाता है कि धर्म परिवर्तन हुआ। लोगों ने धार्मिक आस्थाओं को और अपने मन की शांति के लिए क्या किया, एक नए धर्म में प्रवेश किया और इसमें माना जाता है कि सूफी संतों का बहुत बड़ा प्रभाव देखा गया और एक बहुत बड़ा योगदान भी था। और क्यों ना हो, देखिए अगर कोई भी राज्य के राजा अपने फायदे के लिए प्रजा और बोल सकते हैं दूसरे राज्यों से युद्ध करेगा तो प्रजा हमेशा उससे नाखुश रहेगी और अगर प्रजा नाखुश रहेगी तो प्रजा उस राजा को भी देखना पसंद नहीं करेगी जिसके कारण आज वो प्रजा दुखी में है। तो कहीं न कहीं ये पूरा दायित्व था उस राजा का कि यदि उसके शासन में युद्ध ज़्यादा हो रहे हैं और उसके शासन में उसकी प्रजा खुश नहीं है, और खुश क्यों रहेगी, क्योंकि जब युद्ध होता है तो टैक्स भी ज़्यादा लगता है। राजाओं का फ़ायदा जो होता है वही टैक्सों से तो उनको मिलता है। तो इस कारण से कई लोग जो थे शांति के लिए या अपने बोल सकते हैं कि विचारधाराओं के लिए या अपनी अच्छाई के लिए उन्होंने सूफी संतों के बातों को माना और बाकायदा जो एक वर्ग था इस्लाम धर्म का वो अब यहाँ पर पनपना शुरू हुआ। इसी तरह समय बीता। समय बीतने के बाद लगभग बोला जाता है कि 13वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के बीच में लगभग 1313 के समय में, ठीक है, 1313 ईस्वी में यहाँ एक ऐसे व्यक्ति की एंट्री होती है जिसका नाम था शाह मीर। ठीक है, कई जगह पे इसको मीर शाह भी बोला जाता है। तो शाह मीर जो था ये स्वात घाटी में रहने वाला एक बहुत ही बोल सकते हैं कि कुशाग्र बुद्धि, एक मजबूत और एक दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति था। यह व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति था जिसने बहुत ऊंचे ख्वाब देखे थे। इनका ख्वाब था कि यह चाहते थे कि ये अपने संप्रदाय को या अपने शासन को एक राजा के रूप में वर्क करवाए और कश्मीर पर शासन करे। इसी का नतीजा था कि जब ये स्वात घाटी से होते हुए, देखिए ये जो स्वात घाटी है ये पहले पाकिस्तान के क्षेत्र को कहा जाता था, तो जब ये स्वात घाटी से कश्मीर आया तो कश्मीर आने के बाद इसने सबसे पहले सबसे कमज़ोर राजा के अधीन रहना का बोल सकते हैं कि डिसीजन लिया। इसने ये डिसीजन लिया कि मैं अगर एक कमज़ोर राजा के पास रहूँगा तो इससे मुझे बहुत सारा फ़ायदा होगा। पहला फ़ायदा कि इससे सभाओं में बैठने का मौका मिलेगा, राजा के जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उनको समझने का मौका मिलेगा और जब ये मौका उसको मिलेगा तो वो बहुत कुछ सीखेगा। और हुआ भी ऐसा,
लगभग 10-15 साल तक इसने बाकायदा क्या किया, इसने बाकायदा राजतंत्र को सीखा, किस तरह से राजा काम करता है, किस तरह राज व्यवस्थाएं संभाली जाती है, किस तरह से सेनापतियों से उनसे कोलैप्स करके, उनसे मिल करके उनको अपने साथ लाया। इसी तरह से उन्होंने कई मंत्रियों को अपने गुट में शामिल किया और इस तरह करते करते इसने, यानी इस शाहमीर ने, ये जो व्यक्ति था या जिसको आप बोल सकते हैं कि मीर शाह ने क्या किया, अपनी पकड़ राजनीतिक गतिविधियों में ज़्यादा मजबूत कर ली। और कहा जाता है कि शाहमीर ने लगभग बोल सकते हैं 1313 में जो काम शुरू किया था, उस काम को अंजाम वहाँ के राजा के मृत्यु के बाद किया। जब बोला जाता है कि 1339 में जब एक अंतिम हिंदू राजा जिसका नाम था उदयन देव, उसकी डेथ होती है, तो कश्मीर में खास करके उन क्षेत्रों में जहाँ पर ये शासन होता था, वहाँ पर उत्तराधिकारी के लिए एक बोल सकते हैं संघर्ष शुरू हो गया और राजनीतिक गतिविधियाँ शून्य पड़ गई। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए कश्मीर में एक नए धर्म यानी इस्लाम धर्म का पहला राजा शाहमीर बना। तो आपको ये याद रखना है कि कश्मीर क्षेत्र में पहला जो राजा था इस्लाम धर्म का, वो था शाहमीर। और इसी तरह शाहमीर ने इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाया और अपनी समय रहते ही पासा फेंका और वहाँ पर पहले बार इस्लाम धर्म का क्या किया, स्थापना कर दिया। या बोल सकते हैं कि पहला मुस्लिम शासक बना जिसने कश्मीर की ज़मीन पर अपना झंडा गाड़ा था। अब ये जो बोल सकते हैं राजा का जो एक प्रोसेस था, ये रुकने वाला नहीं था। कहा जाता है कि इसके बाद शाहमीर ने कश्मीर के कई क्षेत्रों में अपने धर्म की संस्कृतियाँ, कलाओं को और गतिविधियों को ज़्यादा से ज़्यादा किया ताकि यहाँ के लोग अधिक से अधिक क्या कर सके, इस्लाम धर्म को अपना सकें। और हुआ भी कुछ ऐसा कि कई लोगों ने राजा से प्रभावित होकर या वहाँ के सूफी संतों से प्रभावित होकर इस धर्म को अपनाना शुरू किया। और जो कश्मीर कभी अल्पसंख्यक के रूप में इस्लाम धर्म के लिए था, आज वहाँ पर अधिक मात्रा में इस्लाम धर्म के अच्छी चीज़ों को देखकर लोग वहाँ शामिल होने लगे इसी धर्म में। फिर समय बोल सकते हैं कि कुछ समय बाद जब शाहमीर का जो समय था बीता, जब इनका डेथ हुआ, तो इनका जो उत्तराधिकारी था जिसका नाम था सिकंदर शाह, उसने राजगद्दी को संभाला। और सिकंदर शाह के राजगद्दी के संभालने के बाद यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा संघर्ष होता है और ये संघर्ष था राजा के राज शासन और गैर मुस्लिमों के बीच में। कहा जाता है कि सिकंदर शाह को कई जगह पे बूत सकीन भी कहा जाता है, कई जगह पे से बूत सकीन भी कहते हैं। अब ये बूत सकीन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने बहुत अधिक मात्रा में गैर मुसलमानों के मंदिरों को तोड़ा, कई मूर्तियों को खंडित किया और कोशिश किया कि कश्मीर से जो अन्य जाति हैं या जो अन्य धर्म हैं उनको बाहर निकाला जा सके। और इसी कारण से इसने क्या किया, बाकायदा कई जगहों पर टैक्स भी बहुत भारी लगाए और कई जगहों पर ऐसा शासन तंत्र चलाया जहां से लोग मजबूर हो जाए इस्लाम धर्म को अपनाने के लिए। लेकिन इनकी क्रूरता के कारण और इनके विचारधाराओं के कारण कई लोग प्रभावित हुए, कई क्षेत्र जो था वो डैमेज हुआ और बाकायदा बोल सकते हैं कि हिंदू धर्म जैसे धर्मों का और बौद्ध धर्म जैसे धर्मों का यहाँ विनाश काल चलने लगा। लेकिन फिर इनके बाद जो इनका पुत्र था जिसका नाम जैनुल आबदीन था, जिसे अच्छे कामों के लिए जाना जाता है, इसने लोगों को वापस से लाया। इसने वो प्रतिबंध हटाए जो गैर मुसलमानों पर लगाया गया था, जो टैक्स इसने लगाया था, जो इनके पिताजी ने, या बोल सकते हैं कि बूत सकीन जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि सिकंदर शाह ने लगाया था, उन टैक्सों को इसने हटाया। बाकायदा हिंदुओं पर जो प्रतिबंध था उसको भी हटाया। इसके अलावा अपने राज दरबार में कई मंत्रियों जो हिंदू थे या जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे उनको रखा। इसके अलावा इसने कई जगह मंदिर बनवाए, कई खंडित मूर्तियों को दोबारा परिवर्तन करवाया और कहा जाता है इस तरह से इसने जनता के विश्वास को जीतने का काम किया। जनता ने इसे खास करके बोल सकते हैं कि जैनुल आबदीन को एक उपाधि दिया जो नाम था बूत शाह। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ डाउट होगा, इस चीज़ को याद रखिएगा कि सिकंदर शाह को बूत सकीन कहा गया है और दूसरी तरफ जैनुल आबदीन को बूत शाह कहा गया है। अब देखिए एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ जो बोल सकते हैं शाहमीर था, इसने मुअज्जिम का उपाधि लिया था। तो ये चीज़ को आप याद रखिएगा कि ये अपने आप को मुअज्जिम का उपाधि लेने वाले पहले राजा थे और यही इसी ने क्या किया था, इस्लाम धर्म का या मुस्लिम राजा का पहली स्थापना कहाँ की थी, कश्मीर में किया था। अब देखिए अगर आगे बढ़े तो कुछ समय बीता, लगभग 1555 में यानी 1349 में, जो 1339 से लेके
1555 तक शाहमीर शासन चलता है और इसका शासन तंत्र समाप्त होता है और इसके बाद चक वंश का एंट्री होता है। देखिए ये जो चक वंश है ये भी कुछ जगहों पर अच्छे काम किए, इनके द्वारा बनाए गए कई इमारतें और कई तरह के बोल सकते हैं क्षेत्र हैं जो आज भी अस्तित्व में हैं और वो यूनेस्को के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इनका शासन तंत्र ज़्यादा दिन नहीं चला। अगर आप इसको कुछ डेट वाइज अगर देखेंगे तो डेट वाइज में हम लोग समझते हैं इसको अच्छा से, तो आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो शाहमीर वंश था ये 1339 से 1555 तक शासन करता है। ठीक है, अगर इसके ऊपर थोड़ा जाएंगे तो 1313 में कंट्रोल जो था, ठीक है, 1313 में कंट्रोल जो था वो सबसे पहले किसने लिया था? ये कंट्रोल लिया था, बोल सकते हैं कि यहाँ पर प्रवेश किया था शाहमीर ने, ये प्रवेश किए थे शाहमीर ने। और ये कहाँ से आया था? ये स्वात घाटी से आया था और स्वात घाटी जो है वो कहाँ पर है? वो है पाकिस्तान में। ठीक है, तो यहाँ पर ये व्यक्ति आए 1313 के बाद। 1339 में जब उदयन देव का डेथ हुआ तो उदयन देव के डेथ के बाद 1339 में इसने क्या किया? इसने बकायदा शाहमीर वंश का, ठीक है, शाहमीर वंश की स्थापना कर दी। और शाहमीर वंश कब से कब तक चला? तो 1339 से लेकर 1555 तक चला। इसके दौरान 3 राजाएं आए जिसमें शाहमीर प्रथम था, एक शाहमीर था, उसके बाद उसका पुत्र था जिसका नाम क्या था? इसका नाम था सिकंदर शाह। ठीक है, सिकंदर शाह था। और सिकंदर शाह के बाद आया जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन सिकंदर शाह जो था उसने एक उपाधि लिया था जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था बूत सकीन, जबकि जैनुल आबदीन ने बूत शाह की उपाधि ली थी इसके अच्छे कर्मों के कारण, या जनता ने इसे दिया था। और इस तरह से बोल सकते हैं शाहमीर वंश का पूरा बोल सकते हैं कि एक मैप तैयार हुआ। इसके बाद कौन आया? चक वंश आया। चक वंश जो था उसने, यानी चक वंश का शासन जो था वो चला 1555 से लेके 1586 तक। और यहाँ पर 1586 के बाद जब चक वंश का खात्मा हुआ तो चक वंश के बाद आता है मुगल साम्राज्य, यानी कि यहाँ पर मुगल वंश का एंट्री कब होता है? 1586 में। किसके समय में? तो ये समय था अकबर का। तो अकबर के समय में यहाँ पर यानी कश्मीर में बोल सकते हैं मुगलों की स्थापना हुई, या मुगलों ने कश्मीर को अपने अधीन मिला लिया। कुछ समय बीता, बोल सकते हैं कि अकबर का शासन जब तक चला तब तक उसके उत्तराधिकारियों ने भी इसको चलाया, और तब तक के लिए बोल सकते हैं कश्मीर जो था वो किसके अधीन आ गया? कश्मीर आ गया दिल्ली सल्तनत के अधीन। और इस तरह से मुगलों ने क्या किया? बाकायदा अपना स्थापत्य को बनाए रखा। लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, लगभग औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई, और औरंगजेब की मृत्यु के 30 साल बाद इसी वंश के, या बोल सकते हैं मुगल साम्राज्य जब यहाँ ढीला पड़ने लगा, कश्मीर के क्षेत्र में जब ये लोग कमजोर पड़ने लगे, तो बाकायदा कमजोर पड़ने के कारण मुगलों के हाथ से इसकी सत्ता छीनी जाने लगी, या बोल सकते हैं जो मुगल वंश था इस जगह पर बहुत कमजोर होने लगे। और कमजोर होने के कारण मुगलों के हाथ से ये सत्ता निकली और मुगलों को हराकर अफगानों ने, किन्होंने? अफगानों ने इस जगह पर यानी कश्मीर पर क्या किया? अपना अधिकार कर लिया। ऐसा नहीं था कि मुगलों ने कुछ नहीं किया था। मुगलों ने 4 बाग बनाया, कई इमारतें बनाई, कई जगहों पर कैनल्स बनाए और कई तरह के काम किए थे मुगलों ने। क्योंकि देखिए आप अगर हिस्ट्री में जाएं तो देखेंगे मुगलों ने ताजमहल बनाया है, रेड फोर्ट बनाया है और कई तरह की इमारतों को बनाया जो आज भी खड़ी हैं। तो मुगलों ने कश्मीर में काफ़ी खूबसूरती वाला काम किया था, जिसका एक नज़ारा यहाँ आप देख सकते हैं। तो मुगलों के बाद जब यहाँ अफगानों का शासन आया, क्योंकि मुगल कमज़ोर हो गए, जब जैसे ही औरंगजेब की डेथ हुई है 1707 में, उसके बाद लगातार जो था मुगल जो था वो कमज़ोर होता गया। और बोला जाता है लगभग 30 साल के बाद अफगानों ने मुगलों को हरा करके क्या किया? इसकी संपत्ति पर, यानी बोल सकते हैं कि कश्मीर की ज़मीन पर अपना कब्जा किया। इन लोगों का भी शासन कुछ खास नहीं चला, और जहां मुगलों का शासन, बोल सकते हैं अफगानों ने अपना शासन शुरू किया था, कुछ समय बाद इनका सीधा टक्कर होता है सिखों से। और अफगानों ने बाकायदा सिखों से डर के या सिखों से युद्ध हार के वो वापस भाग जाते हैं जहां से वो आए थे, अफगानिस्तान की ओर। और यहाँ पर यानी कश्मीर पर शासन होता है किसका? सिखों का। अब सिख में से आपको पता होगा कि महाराजा रंजीत सिंह एक बहुत ही ताकतवर, नीडर और एक बहुत ही बोल सकते हैं कुशाग्र बुद्धि वाले राजा थे, जिन्होंने न केवल सिख धर्म को
बोल सकते हैं कि फैलाने का काम किया, बल्कि अपने समय में उन्होंने बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत भारी क्षेत्रों में, बहुत विशाल क्षेत्रों में भारत के चीज़ों को या भारत के भागों को सिख धर्म या सिख संप्रदाय में मिलाया। कहा जाता है कि महाराजा रंजीत सिंह के समय में सिख संप्रदाय या सिख राजाओं का शासन जो था वो कश्मीर में चालू हो गया। अब सिख राजाओं का शासन जब कश्मीर में चालू हुआ तो यहाँ पर एक नए मोड़ का इंतजार था, और वो नया मोड़ कब आया? जब महाराजा रंजीत सिंह का डेथ हुआ। बोला जाता है कि महाराजा रंजीत सिंह के डेथ के 10 साल के बाद, यानी कि बोल सकते हैं कि अंग्रेजों की एंट्री हुई, और अंग्रेजों ने जैसे ही महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हुई उन्होंने अपना प्लानिंग शुरू किया, और प्लानिंग शुरू करने के बाद अंग्रेजों ने बाकायदा क्या किया? बाकायदा उन्होंने इस क्षेत्र को जीता। किससे जीता? सिखों से जीता। और इस क्षेत्र को जीतने के बाद महाराजा रंजीत सिंह ने डोंगरा के राजा उसको इस जमीन को बेच दिया। ठीक है, तो ये जो डोंगरा था एक राज संपत्ति थी, या एक बोल सकते हैं राजवंश था, जिसको ये संपत्ति बेचा गया, जिसको बोल सकते हैं कि आप कश्मीर का क्षेत्र दिया गया। और कश्मीर के क्षेत्र को देने के बाद जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ यहाँ डोंगरा वंश का ही शासन रहा, और लास्ट जो डोंगरा वंश का राजा था वो राजा था महाराजा हरि सिंह। और हरि सिंह ने बाकायदा क्या किया? अपना शासन तंत्र चलाया। लेकिन साल 1947 जब भारत आज़ाद हुआ, और भारत आज़ाद होने के साथ साथ कश्मीर को भी आज़ाद किया गया अंग्रेजों द्वारा। अंग्रेजों ने डोंगरा राजा या बोल सकते हैं हरि सिंह के समक्ष एक बात रखा। उन्होंने कहा कि क्या आप पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, भारत के साथ मिलना चाहते हैं, या खुद को स्वतंत्र रखना चाहते हैं? हरि सिंह ने यह ऑप्शन लिया कि नहीं, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं और अब हम अपना अलग देश बनाएंगे। इस चीज़ से भारत तो संतुष्ट था, लेकिन इस चीज़ से संतुष्ट नहीं था, वो था पाकिस्तान। पाकिस्तान के मन में इच्छा थी कि क्योंकि देखिए जब ये शासन चल रहा था ना राजा हरि सिंह का, तो हरि सिंह के समय में जो मुस्लिम समुदाय था यहाँ पर बहुसंख्यक थे कश्मीर में, और हिंदू समुदाय बहुत कम था, और जो राजा था वो हिंदू था। तो पाकिस्तान को ऐसा लगा कि जब वहाँ की जनता ज़्यादा मुस्लिम है तो क्यों ना उस राज्य को अपने में मिला लिया जाए, क्यों ना उस राज्य को पाकिस्तान में शामिल कर लिया जाए। और बाकायदा पाकिस्तान ने कई प्रयास किए, लेकिन जब वो विफल रहे तो उन्होंने अपने समर्थकों, जिसमें एक समर्थक ग्रुप था जिसका नाम था, कई जगह पे इसको बोल सकते हैं कि एक आतंकवादी ग्रुप भी माना जाता है, और कई जगह पर इसको एक ऐसा ग्रुप माना जाता है जो ज़्यादातर हिंसा करता था। तो पाकिस्तान ने अपने हिंसक ग्रुप या बोल सकते हैं अपने एक आतंकवादी ग्रुप, जिसका बोल सकते हैं कि कोई अस्तित्व उस समय उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन उन्हें हथियार दिया, और उन्हें हथियार देकर उन लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कश्मीर के हिस्सों को मिलाने का प्रयास किया। उन्होंने लगातार फोर्स किया कि किसी तरह से वो कश्मीर को क्या कर दे, कश्मीर को मिला दे पाकिस्तान के साथ। और एक बोल सकते हैं धोखेबाजी बोल लीजिए, या इसको आप बोल सकते हैं कि एक ऐसा प्रक्रम, एक ऐसा युद्ध जिसमें भनक भी नहीं लगा महाराजा हरि सिंह को और कबीलाई लोगों से। ठीक है, पाकिस्तान ने कबीलाई समर्थकों से कश्मीर पर युद्ध छेड़ दिया, और इस युद्ध से जब तक हरि सिंह संभल पाते या इस युद्ध को समझ पाते, तब तक हरि सिंह की काफ़ी संपत्तियां जो थी वो अब कबीलाई लोग जो थे या पाकिस्तान जो था उस पर अधिकृत या उस पर अधिकार कर चुका था। बिना लेट किए राजा हरि सिंह ने क्या किया, एक फैसला लिया। वो तुरंत दिल्ली आए, और दिल्ली आकर के भारत सरकार से या बोल सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू से मदद की मांग की। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा कि आप मुझे मदद करिए, मेरे ऊपर पाकिस्तानी समर्थकों ने यानी कबीलाई लोगों ने, लड़ाकों ने हमला कर दिया है। अब इस जगह पर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने बोला ठीक है, हम आपकी सहायता करेंगे, हमारी सेना, भारतीय सेना आपकी सहायता के लिए एकदम तैयार है, लेकिन इसके लिए आपको एक शर्त है, और शर्त ये है कि आपको हमारे साथ मिलना होगा, यानी कश्मीर का विलय भारत के साथ करना होगा। ये बहुत बड़ा बात था कि वो कश्मीर जो कभी स्वतंत्र रहना चाहता था, वो कश्मीर कभी एक अलग देश बनना चाहता था, आज वो मजबूर था भारत के साथ मिलने के लिए। अगर वो नहीं मिलता तो कश्मीर पूरा पाकिस्तान के हाथ में चल जाता, और राज शासन जो हरि सिंह का था वो खो बैठते। तो जनरली उन्होंने निश्चय किया कि ठीक है, हम आपके साथ मिलने चाहते हैं, लेकिन हमें भी कुछ छूट मिलनी चाहिए, और इसी के तहत धारा 370 को लाया गया। तो भारत सरकार ने यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू और बोल सकते उनके जो सहयोगी थे, उन्होंने धारा 370 के तहत कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया। बाकायदा इस
धारा के तहत कश्मीर में कोई भी भारतीय व्यक्ति जो है ना अपनी संपत्ति खरीद सकता है और ना ही वो वहाँ की किसी भी नागरिक से विवाह कर सकता है। साथ ही वहाँ का यानी कश्मीर का जो झंडा होगा वो उसका अपना झंडा होगा, भारतीय झंडा तो होगा ही, साथ में उसका अपना झंडा होगा, उसका अपना संविधान होगा, उसका अपना पार्लियामेंट होगा, उसका अपना गान, राष्ट्रगान होगा। तो ये सभी चीज़ों के साथ धारा 370 को अस्थायी रूप से कश्मीर में स्थापित किया गया और उसके बाद एक संधि की गई। उसके बाद एक लेटर पे साइन हुआ जिस लेटर का नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, और इस लेटर पे साइन हुआ जहां पर यह निर्णय लिया गया कि अब कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा है। और ये कब हुआ था? 26 अक्टूबर 1947 को हुआ था, जहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के समक्ष में राजा हरि सिंह ने उस लेटर पे साइन किया जिसका क्या नाम था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। और इस लेटर पे जब साइन हुआ तो भारत के साथ अब कश्मीर का विलय हो चुका था। अब भारत ने अपनी मोर्चे को संभाला, भारतीय सैनिकों ने, इंडियन आर्मी ने बाकायदा कश्मीर से कबीलाई लोगों को या कबीलाई लड़ाकों को लगातार पीछे की ओर धकेलना शुरू किया। युद्ध संघर्ष जो था अब बहुत ज़्यादा एक अजीब मोड़ पे आ चुका था, क्योंकि एक समय था जब रंजीत सिंह की सेना हरि सिंह की सेना जो थी वो हार रही थी, लेकिन अब एक ऐसा समय आया जहां पर आप बोल सकते हैं कि भारतीय सैनिकों की मदद से एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया था। और ये बदलाव था कि अब भारतीय सैनिकों ने कबीलाई लोगों को वापस पाकिस्तान भेजना शुरू किया। इससे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा गया और पाकिस्तान ने बाकायदा युद्ध की घोषणा कर दी। और कहा जाता है कि ये युद्ध अब जो था, जो एक मोड़ था, जो एक संघर्ष था कश्मीर को पाने का, ये संघर्ष अब बदल गया एक बहुत बड़े युद्ध में। और यही युद्ध जो था भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत भयावह रूप लेने लगा। लेकिन इसमें राजनीतिक तंत्रों को और शांति को देखते हुए यूएन ने क्या किया? इसमें हस्तक्षेप किया और इस युद्ध को रोकने के लिए यूएन ने, अर्थात बोल सकते हैं यूनाइटेड नेशन ने, बाकायदा इस युद्ध को रोकने के लिए हस्तक्षेप करके दोनों देशों के बीच में सलाह करवाया, जिसके तहत एक बोल सकते हैं कि युद्ध का विराम करवाया, सीज फायर का एक बोल सकते हैं नियम बनाया, जहां पर भारतीय सैनिकों से रिक्वेस्ट किया गया कि आप उसी जगह पर रुक जाइए जहां पर आप युद्ध कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ना नहीं है। और पाकिस्तानी सैनिकों को भी कहा गया कि आप भी अगेंस्ट में कोई भी फायर नहीं करिएगा। और इसी स्थान को आज हम LOC कहते हैं, यानी एक तरह से एक ऐसा एरिया जहां पर नो मैंस जोन है, जहां पर भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर लगती हैं। और ये जो LOC है, जिसको लाइन ऑफ कंट्रोल भी कहा जाता है, तो वो एरिया जो था वो भारत और पाकिस्तान के बीच बना। और वो कब बना? जब यहाँ पर यूएन का दखल हुआ। तो अगर यूएन ऐसा नहीं करता तो हो सके भारत में आज POK फिर से रहता। और ऐसा नहीं है कि नहीं रहेगा, आने वाले टाइम में हमारी सरकार जो कर रही है, इतना तो क्लियर है कि उन भिकमंगों से अच्छा हम POK को संभाल सकते हैं। और हमें पता है कि ये कश्मीर हमारा ही है और चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए, हम POK को अपने कश्मीर में और अपने देश में शामिल करके रहेंगे, क्योंकि हमारी सरकार और हमारी सेना पे हमें बहुत विश्वास है। अब देखिए, जब ये सब हुआ तो यूएन का दखल हुआ, यूएन इसमें बाकायदा शांति समझौता करवाया और शांति समझौता के बाद एक LOC जगह बना जहां पर बोल सकते हैं भारत एक और दूसरी ओर पाकिस्तान आ गया। और वहां से फिर जो है कश्मीर के 2 टुकड़े हो गए, या कश्मीर का 2 भाग हो गया। और एक भाग जो था जिसे हम लोग आज उसे POK कहते हैं, और दूसरा भाग हमारा है जो जम्मू और कश्मीर का है। अब जो POK है, ये भाग जो है जिसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं, POK मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं। दूसरी ओर पाकिस्तानी लोग इसे आज़ाद कश्मीर बोलते हैं। तो उनका कहना है कि ये आज़ाद कश्मीर है जिसको भारत से अलग करवाया है। हमारा कहना है कि ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिन्होंने बोल सकते हैं कि धोखा देकर या एक मुखौटा पहनकर इस युद्ध में भाग लिया और भाग लेकर हमारे से ये ज़मीन हमारा छीन लिया। लेकिन ज़्यादा दिन नहीं है जब ये फिर से हमारा एक हिस्सा बनेगा और हम इस जगहों पर ज़रूर से ज़रूर हॉलीडे मनाने जाएंगे। अब देखिए, यहाँ तक तो हमने जाना कि किस तरह से भारत और पाकिस्तान के संघर्ष से जम्मू कश्मीर या बोल सकते हैं कश्मीर का बंटवारा हुआ, और किस तरह से एक पूरे इतिहास को मैंने आपको डिटेल से बताया। तो इस डिटेल्स में हम लोगों ने जाना कि कश्मीर शुरू में क्या था, बीच में क्या हुआ, और आने वाले समय में ये कैसे कैसे बदलते गया। आशा है कि इस पॉइंट से या इस कहानी के माध्यम से आपको बहुत सारी शिक्षाएं मिली होगी, बहुत सारी नई जानकारियां मिली होगी। और इसका जो दूसरा वीडियो आएगा उसमें हम नए नए पॉइंट्स को जानेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट, कि भारत और पाकिस्तान के साथ कब युद्ध हुआ, उन युद्ध का सही समय क्या था, उनका कारण क्या था, और इससे क्या क्या चीज़ें सामने आई,
इन चीज़ों को जानेंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।